हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एके पॉली। दोस्तों, हम सब सोम एंड मोस की स्टडी कर रहे हैं, जिसमें कि आज इसका लेक्चर नंबर 7 है। और दोस्तों, आज की इस लेक्चर में हम सब चैप्टर नंबर 2 के अकॉर्डिंग स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के पार्ट 4 की स्टडी करेंगे, जिसमें कि दोस्तों हमने अब तक के जो है टोटल पार्ट 3 जो है चैप्टर नंबर 2 के कवर करा दिए हैं। यदि दोस्तों उन लेक्चरों को आप नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों उन सभी लेक्चरों में जो है पूरा हम बेसिक से हर एक चीज़ को बताए हैं, जिससे कि दोस्तों आपको आगे के इसके जितने भी पार्ट हैं उन्हें समझने में आपको बहुत ही हेल्प होगा। ठीक है, इसलिए यदि पिछला लेक्चर नहीं देखें तो उसे जरूर देख लीजिए। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में पार्ट 4 के अकॉर्डिंग हम सब अपने 5वें टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जो है दोस्तों हमने स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के टोटल 4 टॉपिक को पिछले लेक्चरों में कवर करा दिया है। इसलिए दोस्तों हम कर रहे थे, यदि वो लेक्चर नहीं देखे तो आप लोग जरूर देख लीजिए। ओके, तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम सब 5वां टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि दोस्तों आपके स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में टोटल जो टॉपिक है वो टोटल दोस्तों आपके 12 टॉपिक हैं, जिसमें से हमने 4 टॉपिक को कवर कर लिया है, जिसमें कि दोस्तों अब आपके टोटल 8 टॉपिक बचे हुए हैं। ठीक है, जिसमें कि दोस्तों हम लोग आज के इस लेक्चर में 5वां टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और दोस्तों आज की इस लेक्चर में हम सब टोटल जो है 10 टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, कौन कौन से, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम सब 5वां टॉपिक देखेंगे, जो है हुक्स लॉ। क्या है दोस्तों? हुक्स लॉ, दैट मीन्स हुक का नियम। ओके, उसके बाद दोस्तों 6वां टॉपिक की भी स्टडी इसी लेक्चर में करेंगे, जो है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। क्या दोस्तों? दैट मीन्स प्रतिबल और विकृत का कर्व पढ़ेंगे, वो भी माइल्ड स्टील का। ओके, और दोस्तों ध्यान दीजिए 7वां टॉपिक भी इसी लेक्चर में कवर करेंगे, जिसका नाम है इलास्टिक कांस्टेंट। ठीक है, जिसके अंतर्गत दोस्तों ई आता है आपका, जी के म्यू आते हैं। ठीक है, दैट मीन दोस्तों इन चारों जो है इलास्टिक कांस्टेंट को हम लोग इसी लेक्चर में समझने वाले हैं। ओके, तो दोस्तों एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो आपको ये तीनों मतलब टॉपिक हैं ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम व्यू से। और तो और दोस्तों ये जो तीनों टॉपिक हैं ये आपके एसएससी जेई लेवल से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए दोस्तों जो आपका आज का लेक्चर है ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और दोस्तों हर एक चीज़ हम आपको पूरा बेसिक से बताएंगे, जिससे कि आप लोग इसे लंबे समय तक याद भी रख पाएंगे, और जिससे कि दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर हमें बताते समय भी आपको आधा सुपर याद हो जाए। ठीक है, जिसमें कि दोस्तों यदि आप लिखकर याद करते हैं तो आपके जो तीनों टॉपिक हैं ये आपके पूरे अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे। ओके ना, तो दोस्तों इसीलिए जो है आप लोग थोड़ा भी इस लेक्चर को स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये आपके दो तरह से इंपॉर्टेंट है, पहला आपके एग्जाम व्यू पॉइंट से और दूसरा आपके एसएससी जेई लेवल से। ठीक है, जिससे कि दोस्तों यदि यहाँ पर आप लोग बेसिक से जानते रहेंगे तो आपको आगे चल के तैयारी करने में थोड़ी भी दिक्कत नहीं होगी इन फ्यूचर। ओके ना, तो चलिए दोस्तों अब हम सब अपना 5वां टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है हुक्स लॉ। ओके, और जैसा दोस्तों आप लोगों को इतना तो पता है हमें कि चैप्टर नंबर 2 के अकॉर्डिंग कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, इसीलिए इस पे समय न व्यर्थ करते हुए हम लोग सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों इसे करते हैं रफ, देन आपके अपने 5वें टॉपिक को समझते हैं। ओके ना, तो चलिए, तो दोस्तों चलिए अब समझते हैं 5वें टॉपिक को, जिसका नाम है हुक्स लॉ, जिसे कि हिंदी में हुक का नियम कहते हैं। ओके, तो दोस्तों पूरा ध्यानपूर्वक आप लोग समझेंगे। ठीक है, जहां तक होगा दोस्तों उतना हम इजीली समझाने का आप लोगों को प्रयास करेंगे। ओके, तो दोस्तों चलिए ध्यान दीजिए। देखिए, जैसा कि दोस्तों जो ये हुक का नियम है इसे हम आपको एक काल्पनिक स्टोरी के माध्यम से बताएंगे। ठीक है, कैसा? तो काल्पनिक स्टोरी के माध्यम से। डेट में दोस्तों जो हम आपको स्टोरी बताएंगे उस स्टोरी का दोस्तों आपके वास्तविक जीवन से थोड़ा भी संबंध नहीं है। ठीक है, डेट में दोस्तों हम आपको जो स्टोरी बताने जा रहे हैं वो काल्पनिक है। डेट मीन्स हम उसको बना के बताने वाले हैं, जिससे कि आप लोग हुक के नियम को पूरा अच्छे से समझ सकें और काफ़ी लंबे समय तक याद रख सकें। ठीक है, इसलिए दोस्तों ये एक बनाया हुआ कहानी है जो कि काल्पनिक स्टोरी के नाम से है। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले ये जान लीजिए कि काल्पनिक स्टोरी के अंतर्गत हम लोग 2 वैज्ञानिकों की बात करेंगे। कितने? तो 2 वैज्ञानिकों के, डेट मीन्स जिन्होंने हुक का नियम दिया था। ओके, इतना याद रखेंगे। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पहले थे हुक। कौन थे? पहले थे हुक और दूसरे थे दोस्तों वो थे यंग। ठीक है, पहले वैज्ञानिक का नाम है हुक और दूसरे वैज्ञानिक का नाम है यंग। डेट में दोस्तों आपने हुक का तो नाम सुना ही होगा, क्योंकि ये हुक का ही नियम है। ओके, डेट में दोस्तों यंग का भी नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। हालांकि दोस्तों ये बताइए, आप लोगों ने फिजिक्स में इस कैपिटल ई को तो पढ़ा ही होगा, जिसे हम लोग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसे कि हिंदी में प्रत्यास्थता मापांक कहते हैं।
ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा। और इसी ई को दोस्तों हम लोग, दैट मीन्स इस कैपिटल ई को ही हम लोग दोस्तों यंग मॉडुलस भी कहते हैं। क्या चीज दोस्तों? यंग्स मॉडुलस। ओके ना। तो दोस्तों इसे हम लोग दो नाम से जानते हैं, दैट मीन्स एक जानते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी नाम से, और दूसरा यंग्स मॉडुलस। दैट मीन दोस्तों जो यह यंग मॉडुलस है यह यंग के नाम से ही बना हुआ है। और दोस्तों कैसे बना है इस चीज को हम लोग यहाँ पर अभी समझने वाले हैं। ओके ना। तो दोस्तों बोलिए इतना समझ पाना कि जो यंग्स मॉडुलस है यह यंग के नाम पे ही बना हुआ है। ओके। तो दोस्तों हालांकि इस चीज को अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसलिए इसे पहले रफ करते हैं। दैट में दोस्तों इन दोनों को पहले समझ लेते हैं अच्छे से, ठीक है। तो चलिए इसे करते हैं रफ। सबसे पहले आप समझिए इन दोनों वैज्ञानिकों के बारे में। ओके। दैट में दोस्तों हमने आपको बताया कि हम लोग काल्पनिक स्टोरी के अंतर्गत दो वैज्ञानिकों की बात करते हैं, जिसमें पहले हैं हुक और दूसरे यंग हैं। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि हुक और यंग में इन दोनों में आपसी क्या संबंध था, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने क्या लिया है? काल्पनिक स्टोरी, दैट मीन्स हम अपने द्वारा बनाए हुए हैं, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जो हुक है इन्हें आप लोग यंग का गुरु मान लीजिए। क्या करेंगे दोस्तों? हुक को यंग का गुरु मान लेंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो हुक है वैसे भी देख सकते हैं ये नियम जो है हुक के नाम पर ही है, ठीक है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर हुक को जो है यंग का गुरु मान लेते हैं। ओके। दैट मीन दोस्तों जो यंग हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? हुक के चेला हो जाएंगे। इतना समझ पा रहे हैं ना। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, जो हुक थे ये जब भी अपने प्रयोगशाला में कोई भी प्रयोग करते थे तो अपने साथ साथ अपने चेला दैट मीन्स यंग को भी साथ में लिए रहते थे, जिससे कि दोस्तों इनको किसी भी चीज की आवश्यकता पड़ती थी तो वो यंग से करवा लेते थे, ठीक है। और जिससे कि दोस्तों यंग को भी हुक के मतलब दैट मीन्स अपने गुरु कितना धीरे धीरे नॉलेज हो गया था, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं जिस प्रकार आप लोग अपने कॉलेज में आपके टीचर कोई भी चीज़ समझाते हैं तो वहाँ पर यदि आप उनका साथ देते हैं तो उससे उनके द्वारा बताई गई सारी चीज़ें या फिर वो जो भी करते हैं वो सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज आपको भी हो जाता है, ठीक है। तो सेम उसी प्रकार यंग को भी सब कुछ का नॉलेज था, दैट मीन जो भी हुक कर रहे थे, ठीक है। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, एक बार ऐसा हुआ कि हुक को एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन समारोह में बुलाया गया, जिसमें कि दोस्तों हुक ने खुद के साथ साथ यंग को भी दैट मीन्स अपने चेला को भी साथ में ले गए उस सम्मेलन समारोह में। ओके। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हम आपको केवल एक काल्पनिक स्टोरी ही बता रहे हैं, ठीक है। ऐसा वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। इतना याद रखेंगे। हमने आपको क्या कहा कि एक सम्मेलन समारोह में अंतर्राष्ट्रीय में बुलाया गया था हुक को, जिसमें कि दोस्तों हुक ने यंग को भी अपने साथ में ले गए, ठीक है। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, जो हुक थे इन्होंने दोस्तों अपने प्रयोगशाला में जितने भी प्रयोग किए थे उसमें से दोस्तों एक प्रयोग को दैट मीन्स हुक के नियम को जो है दोस्तों उस सम्मेलन समारोह में रखा, दैट मीन दोस्तों लोगों को बताना चाहा, ठीक है। किसको? तो हुक के नियम को। ओके ना। जो कि दोस्तों इन्होंने अपने प्रयोगशाला में इसे कर चुके थे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कोई भी चीज़ हम जब अपना तैयार कर लेते हैं तभी तो दूसरे को बताते हैं। सेम उसी प्रकार इन्होंने अपने प्रयोगशाला में इसे पूरा अच्छे ढंग से कर लिया था, जिससे कि इन्होंने वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को अपना नियम बताने के लिए हुक ने यंग की मदद ली। किसकी? तो दोस्तों यंग की। ओके। तो दोस्तों ध्यान दीजिए किस तरह का हेल्प लिया इन्होंने हुक ने यंग से। तो देखिए ध्यान से, तो दोस्तों हुक ने जो है यंग से दैट मीन्स अपने चेला से कहे हैं कि तुम एक माइल्ड स्टील की रॉड ले लो, ठीक है। क्या कहा इन्होंने? हुक ने यंग से कहा कि तुम एक माइल्ड स्टील की रॉड ले लो, दैट मीन्स एक मृदु इस्पात की छड़ को ले लो। ओके। तो दोस्तों यहाँ ये जो यंग थे उन्होंने एक मृदु इस्पात का छड़ ले लिया, ठीक है, इस तरह से जो कि फिक्स है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, देखिए ये हो गया मृदु इस्पात का छड़, दैट मीन्स माइल्ड स्टील का छड़। हुक ने जैसा कहा यंग से, यंग ने वैसा एक छड़ ले लिया। ओके। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, जो हुक थे इन्होंने यंग से कहा कि यंग तुम अब इस पर फोर्स लगाओ, ठीक है। दैट मीन्स क्या कहा दोस्तों हुक ने यंग से कहा कि तुम इस माइल्ड स्टील की छड़ पर एक फोर्स लगाओ, ठीक है। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, इस नियम को समझाने के लिए दोस्तों यहाँ पर हुक ने यंग से तो एक रॉड पर फोर्स लगाने के लिए कर दिया, ठीक है। और इसके साथ साथ खुद जो है दोस्तों एक ग्राफ के रूप से भी इन्होंने समझाया, ठीक है। इसके साथ साथ क्या किया हुक ने? एक ग्राफ के रूप में भी समझाया। वो दोस्तों ग्राफ क्या था? तो ग्राफ जो था दोस्तों वो कर्व के माध्यम से, ठीक है। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हुक ने एक एक्स एक्सिस लिया। क्या लिया दोस्तों? तो हॉरिजॉन्टल में एक एक्स एक्सिस लिया, जिसे दोस्तों हुक ने कह दिया कि ये जो है दोस्तों ये स्ट्रेन है, ठीक है। क्या कहा हुक ने?
तो कह दिया कि जो ये एक्स एक्सिस है ये स्ट्रेन है। डेट में दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं स्ट्रेन को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, तो ई से। ठीक है, किससे दोस्तों, तो ई से प्रदर्शित करते हैं, जिससे कि दोस्तों हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, तो विकृत बोलते हैं। क्या, तो विकृत। उम्मीद है दोस्तों इतना आप लोग समझ पा रहे हैं। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, उसके बाद इन्होंने इस कर्व के जो वाई एक्सिस है, डेट में दोस्तों जो है वाई एक्सिस है, इसे इन्होंने बोल दिया कि ये जो वाई एक्सिस है इस पे जो है दोस्तों स्ट्रेस है। ठीक है, क्या कहा, इसे उन्होंने वाई एक्सिस को स्ट्रेस कर दिया, स्ट्रेस। ओके, जिससे कि दोस्तों हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, तो सिग्मा से। ओके, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, तो प्रतिबल बोलते हैं। उम्मीद है इतना आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा फिर से एक बार कि हुक ने यहाँ पर एक ग्राफ का यूज किया जिसके हॉरिजॉन्टल डेट मीन्स एक्स एक्सिस को इन्होंने कहा दिया कि ये स्ट्रेन है, डेट मीन्स विकृत है, और जो वाई एक्सिस है इसे इन्होंने कह दिया कि ये स्ट्रेस का वैल्यू है इस पे। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान दीजिए, आप लोग जानते हैं कि स्ट्रेस बराबर क्या होता है, डेट मीन्स सिग्मा बराबर, तो जानते हैं आप लोग कि फोर्स अपॉन एरिया होता है। ठीक है, ये चीज आप लोगों ने पढ़ा है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, देखिए जब भी यहाँ पर फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि दोस्तों एरिया जो है ये एक निश्चित क्रम में रहती है। ठीक है, एरिया किसी भी चीज का ले लेंगे वो हर एक कंडीशन में सेम ही रहेगी। ठीक है, तो वहाँ पर दोस्तों यदि हम लोग फोर्स की वैल्यू बढ़ाते हैं तो इसके साथ साथ दोस्तों जो ये आपका स्ट्रेस है ये भी साथ में बढ़ेगा। ठीक है, क्या होगा, ध्यान देंगे, जब भी हम लोग फोर्स की वैल्यू बढ़ाते हैं तो इस कंडीशन में इसका मतलब स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। ओके, तो दोस्तों ध्यान दीजिए, देखिए, और यहाँ पर आप लोग जानते हैं स्ट्रेन बराबर क्या होता है, डेट में दोस्तों इसे ई से प्रदर्शित करते हैं ना। ध्यान दीजिए, देखिए ई बराबर क्या होता है दोस्तों, तो हम जानते हैं कि बीमा में परिवर्तन बटे ओरिजिनल बीमा होती है। ठीक है, डेट में दोस्तों यहाँ पर हम लोग लंबाई की बात कर लेते हैं क्योंकि हर एक चीज लंबाई से संबंधित है। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है हम लोग लंबाई ले लेते हैं। ठीक है, मतलब डेल्टा एल अपन एल, डेट मीन्स लंबाई में परिवर्तन बटे वास्तविक लंबाई, स्ट्रेन बराबर ये भी होता है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये सभी स्ट्रेन के प्रकार होते हैं। ओके, तो दोस्तों ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पर जान लिया कि स्ट्रेस बराबर फोर्स अपॉन एरिया है, जिसमें कि फोर्स की वैल्यू बढ़ाएंगे तो स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ेगी, और यहाँ पर ई बराबर क्या है, डेल्टा एल अपॉन एल, डेट मीन्स लंबाई में चेंजिंग। ठीक है, तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हुक ने यंग से क्या कहा, तो दोस्तों हुक ने यंग से कहा कि तुम एक माइल्ड स्टील की छड़ ले लो जिस पर कि तुम सबसे पहले जो है 1 kg का फोर्स लगाओ। ठीक है, क्या कहा, हुक ने यंग से कहा कि तुम एक माइल्ड स्टील की छड़ ले लो जिसपे कि तुम सबसे पहले 1 kg का फोर्स लगाओ। ओके, तो दोस्तों जब यंग ने इस बॉडी पर 1 kg का फोर्स लगाया तो इस केस में दोस्तों जो बॉडी थी उसकी जो लंबाई थी दोस्तों वो इतना बढ़ गई, डेट में दोस्तों इतना बढ़ गई। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान दीजिए, मान लेते हैं पहले इसकी जो लंबाई थी, ठीक है, इस बॉडी की वो 1 मीटर थी। कितना दोस्तों, ध्यान देंगे, पहले इसकी लंबाई 1 मीटर थी। डेट में दोस्तों जब यंग ने इस पर हुक के कहने के अनुसार इस बॉडी पर 1 kg का फोर्स लगाया तो दोस्तों यहाँ पर 1 mm की लंबाई की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो दोस्तों इसीलिए यहाँ पर हुक ने अपने जो ग्राफ लिया था कर्व के अनुसार, यहाँ पर दोस्तों इसलिए इन्होंने स्ट्रेन माना था, क्योंकि दोस्तों अभी स्ट्रेन के केस में क्या माना, तो लंबाई में परिवर्तन होते वास्तविक लंबाई। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप लोग देख पा रहे हैं कि इस बॉडी में लंबाई में चेंजिंग हो रही है यहाँ पर। ठीक है, जब बॉडी पर फोर्स लगाया जा रहा है तो दोस्तों ध्यान देंगे आप लोग, देखिए यहाँ पर लंबाई में कितना परिवर्तन हुआ, मान लेते हैं पहले इसकी लंबाई 1 मीटर थी, जब इस पर 1 kg का फोर्स लगाया यंग ने तो 1 mm बढ़ गया। ओके, तो दोस्तों इसके बाद हुक ने सबको समझाया, वहाँ पर सम्मेलन में उपस्थित सभी लोगों को कहा कि यदि इस पे से यंग से कहा कि यंग अब जो है तुम 1 kg का जो फोर्स है इसे हटा दो। ठीक है, तब इस केस में दोस्तों जो ये लंबाई में वृद्धि हुई थी, डेट मीन्स 1 mm, ये पुनः अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज को ग्रहण कर ले रही थी। ठीक है, डेट मीन्स पुनः अपने ओरिजिनल शेप में एंड साइज में चली जा रही थी। ठीक है, जब इन्होंने 1 kg का फोर्स हटा लिया। ठीक, तो दोस्तों आप ध्यान दीजिए, तब यहाँ पर इन्होंने कहा कि यहाँ तक जो बॉडी है ये इलास्टिक लिमिट पॉइंट है, डेट मीन प्रत्यास्थता है। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि प्रत्यास्थता किसे कहते हैं, कि जब किसी बॉडी पर कोई फोर्स लगा कर खींचा जाए तब उस बॉडी की शेप एंड साइज में परिवर्तन हो जाए, देन आफ्टर वो फोर्स हटाने पर वो पुनः अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को ग्रहण कर ले तो उसी को प्रत्यास्थता कहते हैं, डेट मीन्स इलास्टिसिटी कहते हैं। ओके, तो दोस्तों सेम यहाँ पर वही गुण हो रहा है, इसमें जब फोर्स 1 kg लगाएगा और 1 kg को हटाएगा तो ये पुनः अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को ग्रहण कर ले रही है। ओके, तो दोस्तों इसके बाद जो है हुक ने फिर से यंग से कहा कि यंग तुम अब जो है यहाँ पर 2 kg का फोर्स लगाओ। ठीक है, तो यंग ने यहाँ पर 2 kg का फोर्स लगाया। ओके, तो दोस्तों आप लोग ध्यान से समझेंगे क्योंकि यहीं से जो है दोस्तों आप लोग
हुक के नियम को पूरा अच्छे से समझेंगे, ठीक है। इसलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर हुक ने यंग से कहा कि अब तुम 2 kg का फोर्स लगाओ, ठीक है। तो यहाँ पर यंग ने 2 kg का फोर्स लगाया। तो इस केस में फिर हुक ने बताया कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो 2 mm का वृद्धि हो रहा है इसकी लंबाई में, ठीक है। जब हम लोग 2 kg का फोर्स लगा रहे हैं इस बॉडी पर, तो 2 mm की लंबाई में वृद्धि हो रहा है। ओके, उम्मीद है दोस्तों समझ पा रहे हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, फिर इन्होंने कहा हुक ने कि यंग से कि तुम 2 kg का फोर्स हटा लो, ठीक है। तो इस केस में यंग ने जब फोर्स हटाया, तब ये बॉडी जो है दोस्तों जितना लंबाई में चेंजिंग हुआ था, ये पूरा अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में यहाँ से भी चली जा रही थी। डेट में दोस्तों ये जो पॉइंट है, ये भी इन्होंने कहा, डेट मीन्स हुक ने कहा कि ये भी एक इलास्टिक लिमिट पॉइंट है, ठीक है। दैट मीन्स प्रत्यास्था सीमा है, ठीक है। इसीलिए यहाँ से जो है बॉडी पुनः अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को गेन कर ले रही है, ठीक है। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, फिर इन्होंने कहा, दैट मीन्स किसने, हुक ने यंग से कहा कि अब जो है तुम यहाँ पर जो है, अब तुम जो है 3 kg का फोर्स लगाओ, ठीक है। क्या कहा कि अब तुम जो है 3 kg का फोर्स लगाओ। तो दोस्तों इस केस में जो है तब हुक ने बताया कि यहाँ पर जो है 3 mm की वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो दोस्तों क्या कहा, हुक ने कहा कि सभी लोगों से कि यहाँ पर जब 3 kg का फोर्स लगाएंगे तो इस केस में 3 mm की वृद्धि हो जाएगी। तो दोस्तों इस केस में भी हुक ने बताया कि यदि यंग से कहा कि तुम बल को हटा लो, ठीक है। तो यंग ने ये बल को हटा लिया, डेट में 3 kg को हटाया, तो यहाँ से भी जो ये बॉडी थी ये पूरा अपनी शेप एंड साइज को ओरिजिनल वाले को ग्रहण कर ले रहा था, ठीक है। तो दोस्तों इसको भी इन्होंने कह दिया कि ये इलास्टिक पॉइंट है, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, इसके बाद जो है फिर पुनः इन्होंने यंग से कहा कि अब तुम यहाँ पर जो है 4 kg का फोर्स लगा दो, ठीक है। क्या कहा इन्होंने, 4 kg का फोर्स लगा दो। तो दोस्तों इस केस में जो है यहाँ पर जो है 4 kg का फोर्स लगाने पर यहाँ पर 4 mm की लंबाई में वृद्धि हो गई, ठीक है। तो दोस्तों इस केस में जो है हुक ने बताया कि यहाँ से अब फिर से तुम बॉडी पे से जो है जो फोर्स है इसे हटा लो। तो हटा लिया यहाँ पर यंग ने, ठीक है। तो दोस्तों इस केस में भी जो बॉडी है ये पुनः अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को गेन कर ले रही थी, ठीक है। कहा कि अब तुम इस बॉडी पर सीधे जो है 5 kg का फोर्स लगा दो, ठीक है। क्या कहा, हुक ने यंग से कहा कि अब तुम इस बॉडी पर 5 kg का फोर्स लगा दो। तो इस केस में दोस्तों जो है इस बॉडी की जो लंबाई है वो 5 mm बढ़ जा रही थी, ठीक है। क्या हो रहा था दोस्तों, ध्यान दीजिए, 5 mm बढ़ जाएगी, ठीक है। ऐसा हुक ने कहा, ठीक है, कि यदि इस पर 5 kg के यदि तुम फोर्स लगाते हो तो इस केस में क्या है, 5 mm की लंबाई में वृद्धि हो जा रही है, ठीक है। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हुक ने यंग से कहा कि तुम अब जो है 5 kg का फोर्स इस बॉडी से हटा लो, ठीक है। तो इस केस में दोस्तों जो है यहाँ पर जब यंग ने 5 kg का फोर्स हटा लिया, तो इस केस में यहाँ पर हुक ने बताया कि ये जो बॉडी है ये पूरा अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को ग्रहण नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हुक ने ये बताया कि हम लोग इस बॉडी के जिस बिंदु पर 4 kg का फोर्स लगा रहे थे और उस बिंदु से 4 kg के यदि फोर्स हटा लें, तब यहाँ से जो थी दोस्तों ये बॉडी जो थी वो पुनः अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को ग्रहण कर लेती थी, ठीक है। तो दोस्तों जहाँ से पुनः अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को ग्रहण कर लेती थी इस फोर्स को हटाने पर, तो दोस्तों बॉडी के इस बिंदु को ही हुक ने कहा कि ये जो है इस बॉडी की इलास्टिक लिमिट पॉइंट होगी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हुक ने इसी चीज को जो है दोस्तों यहाँ पर कर्व के माध्यम से भी लोगों को बताया। ये कहा इन्होंने कि जो यहाँ पर 1 kg का फोर्स लग रहा है इस बॉडी पर, ठीक है। तो दोस्तों हमने आपको बताया जब भी फोर्स की वैल्यू बढ़ाएंगे तो इस केस में दोस्तों क्या होगा, स्ट्रेस की भी वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। दैट मीन जितना फोर्स की होगी उतना स्ट्रेस की होगी, ओके ना। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, देखिए जब हुक ने यहाँ पर 1 kg का फोर्स लगाने के लिए कहा, तो दैट में दोस्तों यहाँ पर स्ट्रेस का वैल्यू मान लीजिए यहाँ तक जो है 1 kg है, ठीक है। क्या है, ध्यान देंगे, यहाँ तक जो है दोस्तों 1 kg है फोर्स की वैल्यू, ओके। स्ट्रेस में हम लोग बता रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर लंबाई में परिवर्तन कितना हुआ, तो 1 mm। डेट में दोस्तों लंबाई में परिवर्तन आप जानते हैं कहाँ पर होता है, तो स्ट्रेन के केस में, ठीक है। डेट में दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए यहाँ तक जो है तब 1 mm हो गया, ठीक है। यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं 1 mm की लंबाई में वृद्धि हुई, ठीक है, जब 1 kg का फोर्स लगाएं। फिर दोस्तों हमने क्या किया, फिर इसी बॉडी पे 2 kg का फोर्स लगाएं, 2 kg का, डेट मीन्स यहाँ तक 2 kg का फोर्स लगाएं, ठीक है। और इसे भी दोस्तों इस बाहर लिख देते हैं ताकि अंदर समझने में आपको आसानी रहे। यहाँ पर 1 kg का फोर्स लगाया, यहाँ पर 2 kg का, तो इस केस में दोस्तों यहाँ तक जो है 2 mm की वृद्धि हुई, ठीक है। यहाँ पर mm में लिखेंगे क्योंकि mm में लंबाई ली है, ठीक है। तो दोस्तों आप ध्यान दीजिए, जब हमने यहाँ पर 3 kg का फोर्स लगाया, डेट मीन्स यहाँ पर 3 kg का फोर्स लगाया, तो यहाँ पर 3 mm की वृद्धि हो गई, ओके।
और ध्यान दीजिए जब हमने 4 kg का फोर्स लगाया यहाँ पर, ठीक है, तो इस केस में यहाँ पर 4 mm की वृद्धि हो गई। ओके, तो दोस्तों इन्होंने केवल 4 ही तक लिया क्योंकि 4 को ही इन्होंने इलास्टिक लिमिट पॉइंट मान दिया। ठीक है, इन्होंने कहा क्योंकि बॉडी के इस पॉइंट से जो है ये जो फोर्स हटाया जा रहा है तो ये पुनः अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को ग्रहण कर लेती है। ओके, बल्कि यहाँ 5 kg तक यदि बढ़ाया जाए तो इस केस में ये बॉडी जो है पुनः अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को ग्रहण नहीं कर पाती है। ओके, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा इन्होंने क्या बताया, 4 पॉइंट तक ही केवल इलास्टिक लिमिट पॉइंट बताया। ओके ना, तो दोस्तों ध्यान दीजिए, देखिए अब इससे दोस्तों यदि हम लोग एक स्ट्रेट लाइन में इसे मिला दें, ठीक है, क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिए, देखिए इसे जो है यदि हम लोग एक स्ट्रेट लाइन में मिला दें, दैट मीन्स इसे इधर, ठीक है, तो इस तरह से मिलेगा। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा इसे इस तरह से मिलाएं, इस तरह से इसे मिलाएं तो इस तरह से मिल जाएगा। ओके, तो दोस्तों इसी तरह से हुक ने इन सभी को आपस में मिला दिया। ठीक है, देखिए यहाँ से इन्होंने इस तरह से मिलाया और बता दिया कि ये जो है दोस्तों यहाँ से मतलब दैट मीन्स स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में, ठीक है, इसके मतलब अंदर जो है, ठीक है, इस तरह से जो है दोस्तों इसके अंदर जो है स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में एक लीनियर लाइन बनेगी जो कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के दोनों भाव को एक इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। ओके, तो दोस्तों ध्यान से देखिए इसका जितना मान है उतना इसका भी है। ठीक है, हालांकि हमने यहाँ पर डैश डैश करके इसलिए बताया ताकि आपका जो लीनियर लाइन है ये एक सीध में खांचा जा सके। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों हमने बताया। तो दोस्तों इस केस में हुक ने ये बताया कि जो स्ट्रेस होता है, दोस्तों ध्यान देंगे इस केस में क्या बताया कि देखिए यहाँ पर क्या था 4 पॉइंट पर, तो यहाँ पर हमने बताया 4 पॉइंट पर 4 kg का फोर्स लगाने पर 4 mm की वृद्धि हो रही है। तो दोस्तों इस केस में ये जहाँ पर ये बिंदु मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पर हुक ने बताया कि इस बिंदु को हम लोग इलास्टिक लिमिट पॉइंट कहेंगे। क्या चाहिए दोस्तों, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं इलास्टिक लिमिट पॉइंट, डेट मीन प्रत्यास्था सीमा के बिंदु कहेंगे इसे। ओके, जहाँ पर स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यू मिल रही है। ओके ना, तो दोस्तों इसका नाम मान लीजिए यहाँ पर रख देते हैं हम लोग ए। ठीक है, डेट मीन्स जो ए पॉइंट है ये इलास्टिक लिमिट पॉइंट हो गई। ओके ना, तो दोस्तों इस केस में हुक ने अपना नियम बताया कि जो इलास्टिक लिमिट पॉइंट होती है इसके भीतर जो स्ट्रेस की वैल्यू है, ठीक है, ध्यान सुनेंगे, जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेन के सीधे जो है समानुपाती होता है। क्या चाहिए दोस्तों, एक बार ध्यान सुनिए, हुक ने अपना नियम बताया कि जो इलास्टिक लिमिट पॉइंट है डेट में दोस्तों जहाँ पर ये देखिए मतलब स्ट्रेस पे फोर्स लगाने पर जहाँ पर जिस बिंदु पर ये वैल्यू मिल रही है और स्ट्रेन की वैल्यू, डेट में दोस्तों स्ट्रेस और स्ट्रेन की दोनों वैल्यू जिस बिंदु पर मिल रही है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इलास्टिक लिमिट पॉइंट कहते हैं। ओके, तो दोस्तों इसी केस में हुक ने बताया कि जो इलास्टिक लिमिट पॉइंट है इसके भीतर, डेट में दोस्तों इसके अंदर जो है जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेन की सीधे जो है समानुपाती होगा, डेट मीन्स सीधे इसके प्रोपोर्शनल होगा जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेन। ठीक, तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हुक ने क्या कहा कि जो इलास्टिक लिमिट पॉइंट होती है इसके भीतर जो स्ट्रेस होता है, क्या चाहिए दोस्तों, ध्यान से समझेंगे आप लोग, स्ट्रेस को हम लोग सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो दोस्तों इन्होंने कहा कि इलास्टिक लिमिट पॉइंट के भीतर जो स्ट्रेस होता है ये सीधे स्ट्रेन के समानुपाती होता है। किसके दोस्तों, तो स्ट्रेन के समानुपाती। ओके ना, यही चीज इन्होंने हुक ने कहा था ना अपने नियम में। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो सिग्मा हो जाएगा। और दोस्तों आप लोग जानते हैं कि प्रोपोर्शनल का जो साइन होता है इसे हटाने के लिए, डेट में दोस्तों जो समानुपाती का चिन्ह होता है इसे हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग एक कांस्टेंट मानते हैं, क्या, जिसे स्थिरांक बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस कांस्टेंट को हम लोग यहाँ पर कैपिटल ई मानते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। ओके, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कांस्टेंट क्या हो गया, जो कैपिटल ई हो गया। ओके, और यहाँ पर दोस्तों क्या है, यहाँ पर आपका स्मॉल ई है। ठीक है, डेट मीन स्ट्रेन है। ओके, तो दोस्तों इस केस में ध्यान दीजिए ये क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को यहाँ पर लाइए। ठीक है, तो इस केस में दोस्तों क्या होगा, तो ये जो सिग्मा है, सिग्मा बट्टे यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ई हो जाएगा, डेट मीन्स प्रतिबल बट्टे विकृत। ओके, तो दोस्तों इस नियम से, डेट मीन्स हुक के नियम से यहाँ पर यही फार्मूला निकलता है, जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है वो प्रतिबल तथा विकृत के अनुपात के बराबर होता है। ओके, तो दोस्तों ये इसका फार्मूला होता है जो हुक के नियम का होता है। ओके ना, तो उम्मीद है दोस्तों इतना समझ पा रहे होंगे। तो दोस्तों एक बार और ध्यान दीजिए कि हुक के नियम के अनुसार क्या फार्मूला है। तो दोस्तों जो यहाँ पर कैपिटल ई है इसे आप लोग याद रखेंगे, क्या है दोस्तों, तो कैपिटल ई को हम लोग कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी।
इलास्टिसिटी। ओके ना, उम्मीद है दोस्तों समझ पा रहे होंगे। तो दोस्तों इतना याद रखेंगे कि हुक के नियम के अनुसार जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है वो प्रतिबल तथा विकृत के अनुपात के बराबर होता है। उम्मीद है इतना समझ गया ना। तो दोस्तों यही होता है हुक का नियम, जो कहता है कि प्रत्यास्थ सीमा के भीतर जो स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेन के सीधे परपोर्शनल दैट मीन समानुपाती होता है। उम्मीद है समझ गए होंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया हुक का नियम। ओके, तो दोस्तों हुक ने जब अपने पूरे नियम को बताया, इसके बाद हुक ने कहा कि किसी को भी इस नियम को समझने में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, जिसको भी हो वो हाथ उठाए। ठीक है, तो दोस्तों इस केस में जो यंग थे इन्होंने हाथ उठा दिया। ठीक है, जो हुक के चेला थे यंग, इन्होंने ही हाथ उठा दिया। ओके, तो दोस्तों इस केस में हुक ने सोचा कि घर में चोर गांव में ढिंढोरा। डेट में दोस्तों अन्य किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमारे चेले कोई प्रॉब्लम आ गई। तो इस केस में हुक ने यंग से कहा कि यंग बताओ तुम्हें कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो इस केस में दोस्तों जो यंग थे इन्होंने अपने गुरु से कहा कि गुरुजी, जो आपने यहाँ पर इलास्टिक लिमिट पॉइंट बताया कि इस बॉडी को यदि 4 kg फोर्स लगा के खींच दिया जाए तो 4 mm इसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है, और यदि इस 4 kg की फोर्स को उसके बाद हम हटा देते हैं तो आपने कहा ये पुनः अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज को ग्रहण कर लेती है। ओके, तो गुरुजी यदि हम ये जो पॉइंट है जिसपे आप 4 kg फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, बॉडी के, तो यहाँ से यदि हम यहाँ तक इसके बीच में मतलब 5 और 4 के बीच में दैट मीन्स यहाँ पर जो हम 4.5 kg का फोर्स लगा दें। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों यंग ने क्या कहा, यंग ने कहा कि गुरुजी यदि हम 4 और 5 के बीच में दैट मीन्स 4.5 kg का फोर्स लगा दें, तब इस केस में जो ये बॉडी है इसकी लंबाई जो है 4.5 mm जो है ये बढ़ जाती है। ठीक है, क्या कहा यंग ने हुक से, गुरुजी यदि इस बॉडी पर हम 4.5 kg का फोर्स लगाते हैं तब इस बॉडी की लंबाई जो है 4.5 mm बढ़ जाती है। ओके, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा। इसके बाद इन्होंने कहा यंग ने कहा कि गुरुजी यदि यहाँ से इस बॉडी पे से फोर्स को हटा दिया जाए तब ये जो बॉडी है पुनः अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को यहाँ से भी ग्रहण कर लेती है। ठीक है, बट 4.5 mm के आगे जो है, जो आपने बताया कि 5 kg का यदि फोर्स लगा दे तब इस केस में इसकी लंबाई तो बढ़ेगी। ठीक है, क्या होगा, इसकी लंबाई तो बढ़ जाएगी, डेट मीन प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, बट ये क्या होगा, ये पुनः अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को ग्रहण नहीं कर पाएगी यदि 5 kg का फोर्स हटा ले तब। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने डेट मीन्स यंग ने यही बताया कि गुरुजी आपने सिर्फ यहाँ पर सीधे कह दिया कि 4 kg का यदि इस बॉडी पर फोर्स लगाया जाए तो यहाँ पर 4 mm की वृद्धि तो हो रही है, बट यहाँ से यदि इस फोर्स को हटा लिया जाए तो पुनः बॉडी अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को ग्रहण कर लेती है। लेकिन आपने 4 से सीधे 5 ले लिया और 5 पर कह दिया आपने कि यहाँ से बॉडी जो है पुनः अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को ग्रहण नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो सीधे आपने कह दिया जो 4 kg है जहाँ पर लगा रहते हैं, मतलब बॉडी के जिस बिंदु पर 4 kg का फोर्स लगा रहते हैं उसको आपने मान लिया इलास्टिक लिमिट पॉइंट। ओके, बट गुरुजी यहाँ पर जो है 4.5 kg जिस बिंदु पर लग रहा है इस बॉडी के, यहाँ पर इसका इलास्टिक लिमिट पॉइंट होगा। ठीक है, तो दोस्तों यंग ने हुक से कहा कि गुरुजी जब आप खाना खाने या फिर पानी पीने चले जाते थे तब मैं यही सब कुछ वहाँ पर करता था प्रयोगशाला में रहकर। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते भी हैं कि बच्चे थोड़ा चंचल टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कि उनके गुरुजी मतलब कोई भी चीज़ यदि कर रहे हैं प्रयोगशाला में तो वो लोग हैं तो गुरुजी के हटने पर वो लोग अपनी वाली करने लगते हैं, भले उससे क्या नुकसान होगा क्या फ़ायदा होगा ये चीज़ ना देखकर वो लोग अपनी वाली कर देते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार यंग भी थे, इन्होंने भी अपना प्रयास किया इसी तरह से, जिसमें इन्होंने देखा कि उनके गुरुजी जो है वहाँ पर प्रयोग कर रहे थे कि किसी बॉडी पर 4 kg का फोर्स लगाया था इसी तरह, और वहाँ पर बॉडी पुनः अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को ग्रहण कर लेती थी जब 4 kg फोर्स हटाने पर। उसके बाद इन्होंने वहाँ से थोड़ा सा बढ़ा दिया था। ठीक है, वहाँ प्रयोगशाला में रहकर यंग ने थोड़ा सा बॉडी पर थोड़ा और फोर्स लगा दिया, डेट मीन्स 4.5 kg का फोर्स लगा दिया था, जिससे कि ये बॉडी यहाँ से भी पुनः अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को जहाँ से ये बॉडी पुनः अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को ग्रहण, जहाँ से बॉडी यहाँ से भी, जहाँ पर दोस्तों ये बॉडी यहाँ से भी अपने पुनः ओरिजिनल शेप एंड साइज को ग्रहण कर लेती थी। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों यंग ने बताया हुक से कि गुरुजी हमने यही, तो दोस्तों इस तरह से यंग ने हुक से कहा कि गुरुजी हमने इसी प्रकार जाना कि यहाँ पर हमने थोड़ा सा फोर्स एक्स्ट्रा लगाया जिससे हमें पता कर लिया। तो दोस्तों यहाँ पर यंग ने हुक के मॉडिफाई नियम डेट मीन्स
हुक के संशोधन नियम को इस तरह से बताया कि देखिए ध्यान से, यहाँ पर कर्व के हिसाब से इन्होंने बताया, डेट मीन्स ग्राफ के हिसाब से बताया कि जो यहाँ पर जो ए पॉइंट था जिसे हम लोग हुक के नियम में इसे इलास्टिक लिमिट पॉइंट मानते थे, इससे दोस्तों हम लोग अब इलास्टिक लिमिट पॉइंट न कर तो दोस्तों इसे क्या कहेंगे कि इसे हम लोग परपोर्शनल लिमिट पॉइंट कहेंगे। ओके, डेट में दोस्तों समानुपाती सीमा का बिंदु कहेंगे जो ए पॉइंट है। ओके, और ध्यान दीजिए दोस्तों क्यों ऐसा कहेंगे, क्योंकि आप लोग देख पा रहे हैं पहले हुक ने बताया था कि जो 4 kg पर ही हम लोग इलास्टिक लिमिट पॉइंट मान लेते थे। ठीक है, तो इस केस में ए को ही इन्होंने कह दिया था इलास्टिक लिमिट पॉइंट है। ठीक है, बट दोस्तों यहाँ पर यंग ने बताया कि 4 पे ना होकर 4.5 पे जो है जहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं इस बिंदु पर जो है बॉडी के, वहाँ पर जो है क्या हो रहा है इलास्टिक लिमिट पॉइंट है। डेट में दोस्तों यहाँ 4 से जो है 4.5 डेट मीन्स मान लीजिए यहाँ तक आएगा। ठीक है, जिसे नाम दे देते हैं ए डैश। ओके दोस्तों, तो दोस्तों इन्होंने डेट मीन्स यंग ने बताया जो ए डैश है इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे इलास्टिक लिमिट पॉइंट। ठीक है, ध्यान देंगे दोस्तों क्या कह देंगे इलास्टिक लिमिट पॉइंट। डेट मीन्स इसे यहाँ से इलास्टिक लिमिट पॉइंट न कर हम लोग अब ए डैश को कह देंगे कि ये इलास्टिक लिमिट पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है इतना आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर यंग ने मॉडिफाई नियम को इस तरह से बताया कि जो ये परपोर्शनल लिमिट पॉइंट होता है इसके भीतर जो स्ट्रेस होता है वो सीधे स्ट्रेन के समानुपाती होता है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों एक बार और ध्यान से सुनिए कि यंग ने हुक के मॉडिफाई नियम को इस तरह से बताया कि जो समानुपाती सीमा होती है डेट मीन जो परपोर्शनल लिमिट पॉइंट होता है इसके भीतर डेट मीन्स इसके अंदर जो है स्ट्रेस जो होता है वो स्ट्रेन के सीधे परपोर्शनल होता है, डेट मीन्स समानुपाती होता है। ओके, तो दोस्तों सेम कंडीशन यही बनेगी। ठीक है, डेट मीन्स यहाँ पर परपोर्शनल लिमिट पॉइंट के भीतर बनेगा और हम लोग हुक के नियम में ये कहते थे कि इलास्टिक लिमिट पॉइंट के भीतर बनेगा। ओके, तो दोस्तों इन दोनों में अंतर यही है, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। तो दोस्तों यंग के इस बात से हुक बहुत ही प्रसन्नचित हुए और उन्होंने कहा कि जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है इसे अब एक नाम से और कहा जाएगा जो कि तुम्हारे नाम पे रहेगा, वो रहेगा क्या दोस्तों, तो यंग्स मॉडुलस। ठीक है, क्या कहा इन्होंने कहा कि इसे जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और इसे हम लोग यंग्स मॉडुलस भी कहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इन्होंने ही यंग मॉडुलस का नाम दिया था यंग के नाम पर, क्योंकि यंग ने ही जो हुक का जो संशोधन का नियम है इसे यंग ने ही तैयार किया था। ठीक है, तो दोस्तों इसी के कारण हुक यंग के इस बात से बहुत ही प्रसन्न होकर इन्होंने यहाँ पर जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है इसे एक नाम और दे दिए, क्या, यंग्स मॉडुलस। उम्मीद है दोस्तों इतना समझ गए होंगे। ओके, तो दोस्तों एक बात आप लोग याद रखिएगा, जो हुक का नियम है उसका फार्मूला तो यही है और इसके साथ साथ जो हुक के संशोधन नियम का फार्मूला बना है जो यंग ने दिया था वो भी दोस्तों उसका फार्मूला यही होगा। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों इतना आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो दोस्तों अब जो है हुक के संशोधित नियम डेट मीन्स हुक का जो मॉडिफाई नियम है उसे आप लोग इस तरह से कहेंगे कि जो परपोर्शनल लिमिट पॉइंट है डेट मीन्स जो समानुपाती सीमा होता है उसके भीतर जो स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेन के सीधे समानुपाती होता है। उम्मीद है दोस्तों समझ गए होंगे। ओके ना, तो चलिए इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसे हम रफ कर देन आफ्टर यहाँ पे इसके डिफिनेशन को शो कर देते हैं। ओके ना, तो चलिए लीजिए, हो गया, तो चलिए। तो दोस्तों हमने यहाँ पर हुक के नियम और हुक के मॉडिफाई नियम को पूरा अच्छे से लिख दिया है, जिससे कि दोस्तों आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोटबुक में उतार लीजिए। ओके, तो चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी, हो गया, रफ करें, चलिए। तो दोस्तों चलिए अब समझते हैं अपने छठवें टॉपिक को, जिसका नाम है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील। डेट मीन दोस्तों मृदु इस्पात के लिए प्रतिबल और स्ट्रेन के कर्व के बारे में समझेंगे। ओके, तो दोस्तों इसे जो है पूरा आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो है आपके एग्जाम में 5 नंबर का पूछता है और दोस्तों लगभग ये जो क्वेश्चन है हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, इसीलिए ये चीज़ दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो दोस्तों चलिए स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा। हालांकि दोस्तों हमने यहाँ पर पहले ही लिख दिया है ताकि हम लोग का थोड़ा समय भी बच जाए। ठीक है, बट दोस्तों सबसे पहले आप लोग समझिए इसे। ठीक है, देन आफ्टर आप लोग ऐसे ही सीधे नोट कर लेंगे। ओके ना, तो चलिए दोस्तों ध्यान दीजिए। देखिए माइल्ड स्टील का जो दोस्तों कर्व होता है स्ट्रेन और स्ट्रेस के केस में, ठीक है, तो ध्यान दीजिए दोस्तों। देखिए हमने आपको बताया जिस प्रकार हुक्स का हम लोगों ने लॉ पढ़ाया अभी, तो उसमें हमने दोस्तों देखा था कि जो वाई एक्सिस पे होता है उसे हम लोग क्या मानते हैं, तो स्ट्रेस मानते हैं। ठीक है, क्या, तो प्रतिबल। और दोस्तों
जो एक्स एक्सिस पर होता है उसे हम लोग क्या मानते हैं, तो स्ट्रेन, डेट मीन्स विकृत मानते हैं। ओके ना। तो दोस्तों सेम आधा चीज जो है आपके हुक्स लॉ से इसमें मिलता जुलता है। ठीक है, देखिए कैसे, एक चीज तो समझिए, वाई एक्सिस को क्या कहेंगे, स्ट्रेस कहेंगे, और एक्स एक्सिस को स्ट्रेन कहेंगे। ओके, तो दोस्तों अब ध्यान से समझिए कि माइल्ड स्टील में जो स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व होता है, इसका मतलब क्या होता है। देखिए सबसे पहले दोस्तों जहां पर वाई और एक्स एक्सिस मिल रहा है, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, ओ नाम दे देंगे। चाची दोस्तों ओ, जिसे कि हम लोग कहते हैं ओरिजिन पॉइंट। क्या कहेंगे दोस्तों, ओरिजिन पॉइंट। डेट में दोस्तों इसे हिंदी में मूल बिंदु कहते हैं। ओके ना, ध्यान दीजिए, ओ पॉइंट को क्या कहेंगे, तो ओरिजिन पॉइंट कहेंगे, जिसे हिंदी में मूल बिंदु कहते हैं। ओके ना। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, जो आपका माइल्ड स्टील का कर्व होता है दोस्तों, वो आपका इस ओरिजिन पॉइंट से, डेट मीन्स ओ बिंदु से सीधे एकदम आगे जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं। और दोस्तों ये सेम आपका जो है हुक्स लॉ का फॉलो कर रहा है, डेट मीन्स जो हुक का संशोधित नियम है। ओके, तो दोस्तों ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ ओ पॉइंट से, डेट मीन्स ओरिजिन पॉइंट से ये सीधे जो है कर्व ए बिंदु तक मिल रहा है। ठीक है, कहाँ तक, तो ए बिंदु पर। और दोस्तों इस ए बिंदु को हम लोग क्या कहते थे, हम लोग परपोजिशनल लिमिट पॉइंट कहेंगे। ओके, और ध्यान दीजिए दोस्तों, इसके ऊपर जो है दोस्तों, इसके ऊपर जो है थोड़ा सा बढ़ जाता है इसकी हाइट। ठीक है, मतलब ये कर्व जो है थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। ठीक है, ये पॉइंट से ये कर्व जो है थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, जो कि जाके मिलता है दोस्तों आपके ए डैश तक। ठीक है दोस्तों, ध्यान देंगे किससे जाके मिलेगा, तो आपका ये ए डैश से जाके मिलता है, जो कि दोस्तों ए डैश को हम लोग क्या कहते हैं, तो इलास्टिक लिमिट पॉइंट कहते हैं। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, जो माइल्ड स्टील का कर्व आपका ए डैश पर है, यदि इस बिंदु पर दोस्तों थोड़ा फोर्स लगाकर इसे खींच दिया जाए, तो दोस्तों ये जो माइल्ड स्टील का कर्व है, ये सीधे ए डैश से पहुंचकर बी पॉइंट पर पहुंच जाता है, जिसे दोस्तों हम लोग कहते हैं अपर यील्ड पॉइंट। क्या कहते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए, अपर यील्ड पॉइंट कहते हैं इस बी पॉइंट को। ओके, जिसे कि दोस्तों हिंदी में उच्च पराभव बिंदु कहते हैं। उम्मीद है इतना समझ पाए। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, जो आपका बी पॉइंट है, इस पर दोस्तों यदि फोर्स का मान कम कर दिया जाए, तो दोस्तों इस कंडीशन में जो आपका माइल्ड स्टील का कर्व है दोस्तों, ये नीचे की तरफ झुक जाता है। ठीक है, डेट में दोस्तों ये नीचे की तरफ जिस बिंदु पर झुकता है, डेट में दोस्तों यहाँ पर उसका नाम दे देते हैं सी पॉइंट, जिसे कि दोस्तों हम लोग लोअर यील्ड पॉइंट कहते हैं। ओके, जैसे कि हिंदी में दोस्तों हम सब निम्न पराभव बिंदु कहते हैं। उम्मीद है इतना भी समझ पा रहे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, यदि इस सी पॉइंट पर जो माइल्ड स्टील का कर्व है, इस पर फोर्स लगा के यदि इसे खींच दिया जाए, तो दोस्तों यह एक सीध में, डेट मीन्स यह स्ट्रेन के सीध में चला जाता है, जो कि पॉइंट डी तक। ओके, जिसे कि दोस्तों हम लोग कहते हैं स्ट्रेन ड्रॉइंग, डेट में दोस्तों स्टार्टिंग पॉइंट कहते हैं। ओके, डेट में दोस्तों सी पर यदि कोई फोर्स लगा के खींच दिया जाए, तब ये जो माइल्ड स्टील का कर्व है, ये जो यहाँ से जो है दोस्तों ये डी पॉइंट तक जाता है, जिससे हम लोग कह देते हैं कि डी पॉइंट को स्टार्टिंग पॉइंट कहते हैं। ओके ना, क्या कहेंगे, तो स्ट्रेन ड्रॉइंग का स्टार्टिंग पॉइंट। उम्मीद है इतना भी समझ गए। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, जो आपका डी पॉइंट है, देखिए डी को क्यों स्टार्टिंग पॉइंट कहते हैं, क्योंकि दोस्तों डी से जो है आपका फिर से स्टार्ट हो जाता है। ओके ना, तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, जो आपका माइल्ड स्टील का डी पॉइंट है, इस पर दोस्तों यदि टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, तब ये जो माइल्ड स्टील है दोस्तों, ये कर्व के रूप में मुड़ जाता है। ठीक है, क्या होता है, ध्यान देंगे, यह एक कर्व के रूप में मुड़ जाता है, जो कि पॉइंट ई तक पहुंच जाता है। ओके, जिसे कि दोस्तों हम लोग कह देते हैं कि अल्टीमेट पॉइंट, डेट में दोस्तों चरम बिंदु कहते हैं इस ई पॉइंट को। ओके, तो दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ ई तक पहुंचने के बाद इस माइल्ड स्टील को यहाँ पर दोस्तों इसके टेम्परेचर में कमी आ जाती है। क्या होगी, ध्यान दीजिए, देखिए इतने ऊपर तक जब जाएगा, तब इसके बाद दोस्तों इस माइल्ड स्टील में जो है इसके टेम्परेचर में कमी आ जाए, डेट मीन्स इसके टेम्परेचर में कमी हो जाता है, जिसके कारण ई पॉइंट से जो माइल्ड स्टील है वो नीचे की तरफ झुक जाता है, डेट मीन्स एफ पॉइंट तक झुक जाता है। और इस एफ पॉइंट को ही हम लोग दोस्तों नॉकिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, तो नॉकिंग पॉइंट। उम्मीद है इतना भी समझ गए। और ध्यान दीजिए दोस्तों, अब देखिए एफ पॉइंट से दोस्तों यदि और फोर्स लगा दिया जाए, तो दोस्तों यहाँ तक तो आप जानते हैं, पहले यहाँ से यहाँ तक टेम्परेचर था, जब फोर्स लगाए तो यहाँ से यहाँ तक कमी हुई, इसी के कारण ये माइल्ड स्टील झुक गए। ओके, तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, यदि इस पर और भी फोर्स लगा देते हैं, तब दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये जो कर्व है डेट में जो माइल्ड स्टील का, ये दोस्तों टूटने लगता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसमें ऊर्जा की अधिक कमी हो जाएगी, जिसके कारण ये जो कर्व है टूटने लगेगा। ओके दोस्तों, तो दोस्तों इस टूटने के ही बिंदु को, डेट में जी तक के बिंदु को हम लोग कहते हैं ब्रेकिंग पॉइंट। क्या कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा,
कि ब्रेकिंग पॉइंट कहते हैं जी पॉइंट को। उम्मीद है दोस्तों इतना समझ गया। तो दोस्तों यही था आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील का। ओके ना, उम्मीद है दोस्तों इतना समझ गए होंगे। तो दोस्तों इसे जो है आप लोग इसे भी लिख लीजिएगा, जिससे कि इसका नाम आप लोग नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों आपके एग्जाम में यदि ये आएगा तो आपको इसका नाम भी लिखना रहेगा। ओके ना, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों इसे स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि इसे रफ करें, देन आप लोग अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों, हो गया, रफ करें। चलिए तो चलिए दोस्तों अब समझ लेते हैं अपने 7वें टॉपिक को, जिसका नाम है इलास्टिक कांस्टेंट। डेट में दोस्तों इलास्टिक कांस्टेंट के अंतर्गत दोस्तों हम सब ये जानेंगे कि इलास्टिक के टोटल कितने कांस्टेंट होते हैं। ओके ना, तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर जैसा लिखा गया है इलास्टिक कांस्टेंट के रूप में टोटल 4 प्रकार के कांस्टेंट होते हैं जो इलास्टिक के होते हैं। ओके, तो दोस्तों चलिए इन चारों को जो है स्टेप बाय स्टेप एक अच्छे वे में हम लोग समझ लेते हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसा कि दोस्तों सबसे पहले इसमें समझेंगे हम सब कैपिटल ई को। ओके, तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि कैपिटल ई को क्या कहते हैं। तो हमने आपको जब हुक्स लॉ पढ़ा रहा था तो वहाँ पर दोस्तों हमने आपको बताया था कि जो कैपिटल ई होता है इसे हम लोग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर यंग्स मॉडुलस भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सेम उसी चीज को यहाँ पर लिखेंगे। देखिए क्या क्या कहते हैं हम लोग कैपिटल ई को, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर दोस्तों इसी को हम लोग यंग्स मॉडुलस भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, यंग्स मॉडुलस। उम्मीद है दोस्तों इतना आप लोग समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों जिसे कि हम लोग दोस्तों हिंदी में क्या कहते हैं, देखिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम लोग हिंदी में प्रत्यास्थता मापांक कहते हैं। प्रत्यास्थता मापांक। ओके दोस्तों, ताकि हिंदी वाले बच्चे पूरा अच्छे से समझ सकें। अब ध्यान दीजिए, और जो यंग्स मॉडुलस है इसे जो है दोस्तों हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, तो यंग मापांक बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं, तो यंग मापांक। उम्मीद है दोस्तों इतना आप लोग समझ पा रहे हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, ये चीज हमने दोस्तों कब आपको बताया था, तो हमने जब हुक्स लॉ पढ़ा रहा था तब बताया था। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं हमने हुक्स लॉ में क्यों इसे बताया था, क्योंकि वहां से जो है दोस्तों हम लोगों ने ई का मान निकाला था। ओके, तो दोस्तों सेम कंडीशन वही है यहाँ पर भी। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए हम लोग इतना जान लें कैपिटल ई को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर यंग्स मॉडुलस कहते हैं। ओके, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू। ठीक है, क्या लिखेंगे दोस्तों, ये अच्छे से नहीं चल रहा है, चलिए इसे देखिए, ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। ठीक है, डेट में दोस्तों हुक के नियम के अनुसार। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। उम्मीद है दोस्तों इतना आप लोग समझ पा रहे हैं। तो दोस्तों हुक का नियम क्या कहता है, जिससे कि आप लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा है। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान दीजिए, देखिए हुक का नियम ये कहता है कि प्रत्यास्थता सीमा के भीतर जो स्ट्रेस होता है, ध्यान दीजिएगा क्या चीज दोस्तों, कि प्रत्यास्थता सीमा के भीतर जो स्ट्रेस होता है, डेट में दोस्तों स्ट्रेस को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो दोस्तों जो स्ट्रेस होता है वो सीधे स्ट्रेन के परपोर्शनल होता है। ठीक है, डेट में दोस्तों विकृत के समानुपाती होता है। उम्मीद है समझ पा रहे हैं क्या होता है दोस्तों हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ ये होता है कि प्रत्यास्थता सीमा के अंदर जो प्रतिबल होता है वो विकृत के सीधे समानुपाती होता है। उम्मीद है समझ गए। तो दोस्तों यही चीज हम लोग वहां पर भी ज्ञात किए थे। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखेंगे क्या चीज दोस्तों, सिग्मा है तो सिग्मा लिख दीजिए। और आप लोग जानते हैं यहाँ पर समानुपात का चिन्ह हटाने के लिए क्या करते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग इसके बराबर में एक कांस्टेंट मानते हैं। ठीक है, जो कि दोस्तों हम लोग कैपिटल ई मानते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या चीज, तो कैपिटल ई, जिसे हमें ज्ञात करना है। ओके दोस्तों, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है, इनटू में ई है, डेट में विकृत लिख दीजिए। ठीक है, डेट में स्ट्रेन। ओके, तो दोस्तों आप ध्यान दीजिए यहाँ से ई का मान क्या निकलेगा, डेट में दोस्तों यहाँ पर यंग्स मॉडुलस का मान कितना निकलेगा, कैपिटल ई बराबर, ये देखिए यहाँ पर सिग्मा है, सिग्मा लिखिए, यहाँ पर आएगा डिवाइड करेगा, डेट मीन्स ई नीचे चला आएगा। ओके, तो दोस्तों यहाँ से क्या निकल गया, यहाँ से निकल गया डेट मीन्स कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर यंग्स मॉडुलस बराबर, यहाँ से निकल गया दोस्तों प्रतिबल डेट मीन स्ट्रेस अपान में स्ट्रेन, डेट में दोस्तों विकृति। ओके ना, तो बोलिए दोस्तों इतना समझ पाना। तो यहाँ से क्या मान निकल गया, आप लोग इसके नाम को याद रखेगा हमेशा, जो कैपिटल ई होता है इसे हम लोग
मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर यंग्स मॉडुलस कहते हैं। ओके, और दोस्तों इसके बराबर क्या होता है, तो प्रतिबल बट्टे विकृत होता है, जिसका दोस्तों मात्रक डेट मीन्स यूनिट की बात कर लिया जाए तो यूनिट क्या होगा दोस्तों, ध्यान दीजिए। देखिए इसका यूनिट जो होता है दोस्तों, आप लोग जानते हैं जो स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है, स्ट्रेस का यूनिट जो होता है वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डेट में दोस्तों हम लोग सोम के अकॉर्डिंग मीटर न लिखकर mm लिखते हैं, ठीक है, mm स्क्वायर लिख दिए, ठीक। और ध्यान दीजिए दोस्तों विकृत का क्या होता है, विकृत का आप लोग जानते हैं डेट मीन्स ई बराबर क्या होता है, डेल्टा एल अपन एल, ठीक है। डेट मीन्स एल का मात्रक मीटर होता है, इसका भी मीटर, आपस में डिवाइड हो जाते हैं। डेट में दोस्तों जो स्ट्रेन होता है ये यूनिट लेस होता है। ओके, तो इसलिए इसका मात्रक नहीं लिखते हैं। ओके, तो दोस्तों इतना आप लोग याद रखेंगे कि जो आपका कैपिटल ई होता है डेट मीन्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बराबर होता है प्रतिबल बट्टे विकृत। उम्मीद है समझ गए। तो दोस्तों अब ये हो गया आपका पहला कांस्टेंट कंप्लीट। ओके, तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए दूसरे कांस्टेंट को जो है कैपिटल जी, ठीक है। तो दोस्तों इसे जो है आप लोग एक काम करते हैं, चलिए इसे रफ ही कर देते हैं, ठीक है, यहीं पर समझेंगे आप लोग, ठीक है, बढ़िया से। देखिए इसे रफ करते हैं। तो दोस्तों चलिए अब समझ लेते हैं कि कैपिटल जी क्या होता है। ओके, तो दोस्तों ध्यान से समझिए, देखिए क्या चीज समझेंगे कि कैपिटल जी क्या होता है। ओके ना, तो दोस्तों ध्यान दीजिए, देखिए जो कैपिटल जी होता है इसका भी दो नाम होता है, ठीक है, याद रखेंगे क्या चीज कि जो कैपिटल जी होता है इसका भी दो नाम होता है, जिसमें दोस्तों सबसे पहला होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। क्या चीज दोस्तों ध्यान दीजिए, देखिए पहला नाम इसका होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ओके दोस्तों याद रखेंगे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। और दोस्तों इसे एक नाम से और जानते हैं हम लोग जिसे कहते हैं शियर मॉडुलस। क्या दोस्तों याद रखेंगे, शियर मॉडुलस। उम्मीद है दोस्तों इतना आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो दोस्तों आप ध्यान दीजिए, देखिए जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है इसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इसे हिंदी में बोलते हैं दृढ़ता मापांक, दृढ़ता मापांक। ओके दोस्तों, और इसे किस नाम से जानते हैं हिंदी में, हिंदी में इसे बोलते हैं कर्तन मापांक भी कहते हैं, ठीक है। क्या चीज दोस्तों, कर्तन जानते हैं, सीए को हिंदी में कर्तन बोलते हैं, ठीक है, और मॉडुलस मीन्स मापांक। ओके दोस्तों, तो उम्मीद है इतना समझ पा रहे हैं क्या कि कर्तन मापांक, या फिर दोस्तों इसी को हम लोग अपरूपण, ठीक है दोस्तों, अपरूपण मापांक भी बोलते हैं, ठीक है। उम्मीद है इतना आप लोग समझ पा रहे हैं। तो दोस्तों यही होता है कैपिटल जी का नाम, ठीक है। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए कि ये होता क्या है, ठीक है। डेट मीन्स जी मतलब जो आपका शियर मॉडुलस होता है या फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। डेट में दोस्तों हम यहाँ पर शियर मॉडुलस लिख दे रहे हैं, ठीक है, शियर मॉडुलस डेट मीन्स जी बराबर क्या होता है दोस्तों, ध्यान देंगे। तो दोस्तों अब आप लोग ध्यान दीजिए कि यहाँ पर शियर मॉडुलस बराबर क्या होगा, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए शियर मॉडुलस बराबर होता है शियर स्ट्रेस, क्या चीज दोस्तों, शियर स्ट्रेस तथा शियर स्ट्रेन का अनुपात होता है, ठीक है। क्या याद रखेंगे कि शियर स्ट्रेस अपान में शियर स्ट्रेन होता है। उम्मीद है दोस्तों इतना आप लोग समझ पा रहे हैं। डेट में दोस्तों इसे हिंदी में कहा जाए तो इसे कह सकते हैं आप लोग कर्तन प्रतिबल अपान में बोल सकते हैं कि कर्तन विकृत। ओके दोस्तों, क्या बोलेंगे, ध्यान दीजिए, देखिए जो आपका शियर मॉडुलस होता है इसे हम लोग जी से प्रदर्शित करते हैं, इसके बराबर होता है दोस्तों शियर स्ट्रेस तथा शियर स्ट्रेन के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो शियर मॉडुलस कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों इतना आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से आपका निकल जाता है ये चीज, शियर मॉडुलस बराबर शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। ओके, तो दोस्तों इसे आप लोग याद रखने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए इसे हम लोग शियर मॉडुलस को जी से प्रदर्शित करते हैं और शियर स्ट्रेस जो होता है दोस्तों इसे हम लोग ताऊ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अपान में दोस्तों शियर स्ट्रेन को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, तो थीटा से, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे किससे, तो थीटा से। डेट में दोस्तों जी बराबर ताऊ अपान थीटा हो जाता है। ओके, उम्मीद है दोस्तों इतना आप लोग याद रख पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से आपका निकल गया शियर मॉडुलस भी। ओके, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग इलास्टिक का तीसरा कांस्टेंट जान लेते हैं जो है के, ठीक है। याद रखेंगे दोस्तों क्या है, के, और दोस्तों ये कैपिटल में रहेगा आपका के, ठीक है, ध्यान रखिएगा कैपिटल में रहेगा, ठीक है, सादा हम स्मॉल लिख देते हैं। ओके, तो दोस्तों ध्यान देंगे ये होता है कैपिटल के, जिसे कि दोस्तों क्या कहते हैं, सबसे पहले ये जानिए, देखिए
जो के होता है यहाँ पर समझ लीजिए, देखिए जो के होता है दोस्तों इसे हम लोग बुल्क मॉडुलस कहते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? बुल्क मॉडुलस, बुल्क मॉडुलस। उम्मीद है दोस्तों इतना आप लोग समझ पाए हैं, जिससे कि दोस्तों हम लोग हिंदी में बोलते हैं आयतन मापांक, आयतन मापांक। उम्मीद है दोस्तों इतना आप लोग समझ पा रहे हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे कि के को बुल्क मॉडुलस कहते हैं, जिसे हिंदी में आयतन मापांक बोलेंगे। ओके, तो दोस्तों आप ध्यान दीजिए कि बुल्क मॉडुलस होता क्या है। ओके, जिसे कि दोस्तों हम लोग कैपिटल के से प्रदर्शित करेंगे और इसके बराबर होता है, डेट में दोस्तों बुल्क मॉडुलस बराबर होता है, ये चीज दोस्तों आप लोग हाइड्रोलिक में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखिए बुल्क मॉडुलस बराबर दोस्तों होता है आपका डायरेक्ट स्ट्रेस, क्या चीज दोस्तों? डायरेक्ट स्ट्रेस। उम्मीद है दोस्तों इतना समझ पा रहे हैं। अपान में जो होता है दोस्तों यहाँ पर होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, क्या चीज? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। उम्मीद है दोस्तों इतना आप लोग समझ पा रहे हैं। क्या होता है ध्यान दीजिएगा, देखिए डायरेक्ट स्ट्रेस का मतलब दोस्तों क्या होता है, इसे हिंदी में आप लोग लिख सकते हैं सीधा प्रतिबल। क्या चीज? सीधा प्रतिबल। उम्मीद है इतना समझ पा रहे हैं दोस्तों। तो देखिए ये होता है सीधा प्रतिबल हिंदी में, और जो आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है इसे हम लोग बोलते हैं आयतनिक विकृत। ओके दोस्तों, क्या बोलेंगे? आयतनिक विकृत बोलेंगे। उम्मीद है दोस्तों इतना आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो दोस्तों जो आपका बुल्क मॉडुलस होता है इसे आप लोग बता सकते हैं कि डायरेक्ट स्ट्रेस तथा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के अनुपात को ही हम लोग बुल्क मॉडुलस कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों समझ पा रहे हैं। एक बार ध्यान दीजिए, देखिए बुल्क मॉडुलस को कैसे प्रदर्शित करते हैं, जिसे कह सकते हैं डायरेक्ट स्ट्रेस तथा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के अनुपात को हम लोग बुल्क मॉडुलस कहते हैं। उम्मीद है समझ पा रहे हो दोस्तों। तो दोस्तों आप ध्यान दीजिए, जो आपका डायरेक्ट स्ट्रेस होता है इसे हम लोग सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा डी से। ठीक है दोस्तों, ध्यान देंगे सिग्मा डी से। सिग्मा मीन्स स्ट्रेस, डी मतलब डायरेक्ट। ओके, और ध्यान दीजिए दोस्तों वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसे हम लोग ई भी से प्रदर्शित करते हैं। ई मतलब स्ट्रेन, भी मतलब वॉल्यूमेट्रिक। उम्मीद है इतना समझ पाए। तो दोस्तों याद रखिएगा, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, नीचे नहीं दिखाई देगा, देख लीजिए यहाँ पर के बराबर हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि सिग्मा डी अपान में ई भी। उम्मीद है दोस्तों इतना समझ पा रहे हैं। तो दोस्तों इसके अब यूनिट की बात कर लिया जाए तो आप लोग जानते हैं दोस्तों यहाँ पर स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन पर एम स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर मीटर नहीं लेते हैं, हमने आपको बताया था कि 100 में जो है एम में हमेशा चेंज करते हैं। ठीक है, इसलिए न्यूटन पर एम स्क्वायर होता है। और दोस्तों आप लोग जानते हैं स्ट्रेन क्या होता है, यूनिट लेस होता है, इसलिए इसको नहीं लेते हैं। ठीक है, डेट में दोस्तों बुल्क मॉडुलस का भी जो यूनिट होता है वो आप लोग बता सकते हैं न्यूटन पर एम स्क्वायर होता है। उम्मीद है इतना समझ गए होंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके 3 इलास्टिक कांस्टेंट इसमें कवर हुआ। ठीक है, तो दोस्तों इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसे रफ करें और लास्ट वाले समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अब आप लोग इसे जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, रफ करें। चलिए तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं अपने लास्ट इलास्टिक कांस्टेंट को, जो है दोस्तों म्यू। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो म्यू होता है ध्यान से समझिएगा इसे, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जो म्यू होता है इससे हम लोग क्या कहते हैं, तो पॉइजन रेशियो कहते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे दोस्तों, क्या कहेंगे, तो पॉइजन रेशियो कहते हैं। ओके दोस्तों, पॉइजन रेशियो कहते हैं दोस्तों, इसे हम लोग हिंदी में पॉइजन अनुपात बोलते हैं। उम्मीद है दोस्तों इतना आप लोग समझ पा रहे हैं। क्या कहेंगे, तो हिंदी में इसे पॉइजन अनुपात कहते हैं। ओके ना, तो दोस्तों एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो ये म्यू होता है पॉइजन रेशियो, इसे दोस्तों एक नाम से और हम लोग प्रदर्शित करते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए 1/n से भी पॉइजन रेशियो को हम लोग प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, याद रखेंगे म्यू और 1/m इन दोनों से जो हम लोग पॉइजन रेशियो को प्रदर्शित करते हैं। ओके ना, तो दोस्तों इतना याद रखिएगा, कहीं पर भी 1/m दिखे तो इसका मतलब आप लोग यहाँ पर स्मॉल m रहेगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरह से कहीं भी दिखे तो आप लोग समझ जाइएगा कहाँ पॉइजन रेशियो है। ठीक है, या फिर म्यू लिखा है तभी भी आप लोग समझ जाएंगे क्या है, पॉइजन रेशियो। ठीक है, डेट मीन्स पॉइजन अनुपात है। ओके, तो दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा, देखिए इसको पॉइजन को दोस्तों हम लोग हिंदी में भी पॉइजन भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये एक टेक्निकल नेम होता है इसलिए। ठीक, तो चलिए दोस्तों अब समझिए कि पॉइजन रेशियो होता क्या है। तो इसे समझने के लिए दोस्तों सबसे पहले एक डायग्राम ध्यान दीजिए। जैसे कि मान लीजिए ये कोई बॉडी है, ध्यान देंगे दोस्तों, जैसे मान लिया हमने यहाँ पर कोई एक बॉडी है। ओके,
जो कि दोस्तों ये बॉडी जो है ऊपर से फिक्स है। ओके ना। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यदि इस बॉडी पर हमने कोई फोर्स लगाया, ठीक है, दैट मीन्स पी फोर्स लगाया, तो दोस्तों इस बॉडी की जो लेंथ है, लंबाई, ठीक है, वो बढ़ जाती है। ठीक है, दैट मीन्स दोस्तों पहले इसकी लंबाई जो थी एल थी, और जब हमने इसे फोर्स लगा के खींच दिया तो दोस्तों यहाँ से लेकर इसकी यहाँ तक की जो लंबाई बढ़ी है, इससे मान लिया डेल्टा एल की वृद्धि हो गई। ओके, तो दोस्तों इस केस में हम लोग क्या कहते हैं, तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि लंबाई में परिवर्तन किस कंडीशन से देखा जाता है, तो स्ट्रेन के अकॉर्डिंग। ओके, दैट मीन्स विकृत के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बताया था विकृत का कौन सा प्रकार है, दैट मीन्स स्ट्रेन के किस प्रकार को हम लोग मतलब लंबाई में परिवर्तन बट्टे वास्तविक लंबाई कहते हैं। तो दोस्तों हमने आपको बताया था, देखिए जब किसी बॉडी पर हम लोग फोर्स लगा खींचते हैं और उसके जब लेंथ में, डेट में दोस्तों उसकी लंबाई में जब चेंजिंग होता है, डेट में दोस्तों देखिए उसकी पहली लंबाई एल थी, जब उस पर फोर्स लगाया तो डेल्टा एल बढ़ गई, डेट में दोस्तों उसकी लेंथ में परिवर्तन अपान में ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो दोस्तों हमने आपको बताया था कि ये स्ट्रेन का कौन सा टाइप होता है, हमने इसे पूरा अच्छे से बताया हुआ लेक्चर में, जो कि दोस्तों आप लोगों ने ध्यानपूर्वक देखा हो तो याद होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए हमने बताया था वहाँ पर कि जो स्ट्रेन का टाइप होता है, किस टाइप के अकॉर्डिंग जो है दोस्तों डेल्टा में एल अपन एल होता है। तो हमने आपको बताया था कि जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है, ठीक है दोस्तों, क्या बताया था हमने, ध्यान देंगे, देखिए लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है दोस्तों, स्ट्रेन होता है, इसके अकॉर्डिंग जो होता है दोस्तों, इससे हम लोग लॉन्गिट्यूडनल को दोस्तों ई मीन्स स्ट्रेन, एल मीन्स लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है दोस्तों, डेट मीन्स ई लॉन्ग से भी इसे प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए ई लॉन्ग बराबर क्या होता है, डेल्टा एल अपन एल। डेट में दोस्तों ये स्ट्रेन का प्रकार है जिसके अकॉर्डिंग डेल्टा एल अपन एल होता है, डेट मीन्स लंबाई में चेंजिंग होती है। ओके, तो दोस्तों बोलिए इतना समझ पाना, यहाँ से निकल गया आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जब लंबाई में चेंजिंग होगी तब उस स्ट्रेन को हम लोग क्या देंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ओके ना। तो अब ध्यान दीजिए, यदि इसी बॉडी पर दोस्तों हम लोग यहाँ पर फोर्स लगाकर खींचे ना, डेट में दोस्तों इस पे हम लोग कोई फोर्स लगाकर इस पे दबाव डालें, डेट में दोस्तों इस बॉडी पर यदि कोई हम लोग फोर्स लगाकर दबाव डालते हैं, अब तक तो दोस्तों हम लोग इसे खींच रहे थे, ठीक है, बट दोस्तों अब इस पे क्या करेंगे, कंप्रेसिव लोड लगाएंगे, डेट में दोस्तों संपीड़न बल, मतलब इसके दाबने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए जब इस बॉडी को आप लोग दबाएंगे तो दोस्तों इस कंडीशन में जो इसकी मोटाई है, याद रखेंगे दोस्तों, जो मोटाई है, ठीक है। और दोस्तों एक चीज हमने आपको उस लेक्चर में बताया था, जब बता रहा था कि इस स्ट्रेन को पढ़ा रहा था, कि दोस्तों जो ये बॉडी होता है ये कहाँ से आया हुआ होता है, तो हमने आपको बताया कि जैसे कि मान लीजिए ये कोई बेलन है, ठीक है, ये बेलन है, ठीक है, तो दोस्तों इस बेलन का यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट हम यहाँ लेते हैं, ठीक है, डेट में दोस्तों इससे हम लोग चौड़ाई नहीं कहेंगे, इससे हम लोग क्या कहेंगे, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक के भाग को क्या कहते हैं, डाया कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इतना से लेकर इतना भाग ही हम यहाँ पर लिए हुए हैं, ठीक है, जिसको दोस्तों हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, ये डाया है, ठीक है, और ये इसकी लेंथ है। ओके ना, तो उम्मीद है दोस्तों इतना समझ पा रहे हैं, क्या है ये, देखिए डाया है तो इसे कह देंगे डाया है। ओके, व्यास। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, देखिए जब इस पे मतलब किसी बॉडी पर हम लोग संपीड़न बल लगाते हैं, तभी इस केस में ये क्या होगा, ये बॉडी दबेगी, ठीक है, दबेगी दोस्तों, तो क्या होगा, तो इसकी जो ये होगी, डेट में दोस्तों ये जो चौड़ाई होगी ये क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए जब बॉडी ऐसे दबेगी तो डेट में दोस्तों इसका बीच वाला पार्ट कम होगा, बट साइड वाला पार्ट क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। डेट में दोस्तों ये जो व्यास है ये ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इस हिसाब से आप लोग कह सकते हैं कि इसके डाया में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि डाया में परिवर्तन अपान में वास्तविक डाया। ठीक है, डेट में दोस्तों मान लीजिए हमने इधर से कोई फोर्स लगाया, इसका डाया जो है दोस्तों यहाँ तक ऐसे बढ़ गया, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, इतना मान लीजिए डाया इसका बढ़ गया, ठीक है, फोर्स लगाने पर, और इधर भी थोड़ा बढ़ जाता है इस तरह से। ठीक है, डेट में दोस्तों दोनों डाया को मिलाकर जब हमने इस तरह से फोर्स लगाया तो इसका डाया क्या हुआ, साइड का बढ़ गया। डेट में दोस्तों हम लोग कह सकते हैं इतना डाया और इतना डाया दोनों को मिलाकर हम मान सकते हैं डेल्टा डी डाया हो गया। ठीक है, तो दोस्तों डेल्टा डी अपान में वास्तविक जो डी होता है इसे ले लिए। डेट में दोस्तों व्यास में परिवर्तन बटे वास्तविक व्यास। ठीक है, तो दोस्तों ये स्ट्रेन का कौन सा प्रकार होता है, तो आप सभी को हम बताए थे कि ये जो होता है दोस्तों, ये स्ट्रेन का जो होता है ये पार्श्व विकृत होता है। ठीक है ना, कौन सा प्रकार होता है, तो पार्श्व विकृत, जिसे हिंदी में लैटरल स्ट्रेन कहते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे, क्या, लैटरल स्ट्रेन। ओके दोस्तों, उम्मीद है इतना आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है,
तो दोस्तों बोलिए इतना समझ गया ना। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, जो पॉइजन रेशियो होता है ये आपका जो होता है दोस्तों, जो आपका लैटरल स्ट्रेन होता है तथा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो अनुपात होता है, इसी को दोस्तों हम सब कहते हैं पॉइजन रेशियो। उम्मीद है समझ पा रहे हैं क्या चीज दोस्तों। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम लिख दे रहे हैं दोस्तों, इसे रफ कर दें, इतना तो आप समझिए गए यहाँ से क्या चीज निकला और स्ट्रेन के किस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हालांकि ये चीज हम पढ़ाए थे आप लोगों को, बट यहाँ पर एक बार और बता दिए। ठीक है, मतलब आप लोग दोस्तों ध्यान से यहाँ पर देखिए कि क्या होगा। देखिए हमने आपको बताया पॉइजन रेशियो डेट मीन्स, इसे हम लोग म्यू से भी प्रदर्शित कर सकते हैं या फिर कामा दे दीजिए 1/m से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके बराबर क्या लिखेंगे, पॉइजन अनुपात के बराबर, तो लैटरल स्ट्रेन अपान में दोस्तों क्या हो जाएगा, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, क्या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। उम्मीद है दोस्तों इतना आप लोग समझ पा रहे हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जो लैटरल स्ट्रेन होता है ये क्या होता है, इसे हिंदी वाले दोस्तों समझ लेंगे। देखिए हिंदी वाले बच्चे समझेंगे, इसे कहते हैं पार्श्व विकृत। क्या बोलेंगे, पार्श्व विकृत। ओके, और दोस्तों जो लैटरल स्ट्रेन होता है इसे हम लोग कहते हैं अनुदैर्ध्य विकृत। क्या चीज दोस्तों, अनुदैर्ध्य या फिर रेखीय विकृत भी कहते हैं इसे। ठीक है, ध्यान दीजिए, अनुदैर्ध्य विकृत। उम्मीद है दोस्तों इतना भी आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ से देखिए पॉइजन रेशियो हो रहा है पार्श्व विकृत अपान में अनुदैर्ध्य विकृत, बट दोस्तों यहाँ आगे आप लोग माइनस लगा देंगे। ठीक है, देखिए हमेशा पॉइजन रेशियो को माइनस के केस में बताएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं, देखिए किसी भी बॉडी पर आप फोर्स लगाएंगे तो उसके साथ साथ जानते हैं दोस्तों, किसी बॉडी को यदि खींचते हैं तभी उसकी लंबाई तो बढ़ती है बट उसकी चौड़ाई कम हो जाती है। ठीक है, दैट मीन्स उसके चौड़ाई में और लंबाई में दोनों परिवर्तन होता है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, इसी के लिए हम लोग यहाँ पर क्या लगाते हैं, माइनस लगा देते हैं। उम्मीद है समझ पा रहे हैं। तो दोस्तों हमेशा बताइएगा पॉइजन रेशियो बराबर लैटरल स्ट्रेन अपान में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है, दैट मीन्स माइनस पार्श्व विकृत बटे अनुदैर्ध्य विकृत होता है। उम्मीद है दोस्तों आप लोग आज के इस लेक्चर के सारे टॉपिक को पूरा अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, और दोस्तों इसका यूनिट का बात किया गया तो इसका यूनिट नहीं होता है, याद रखिएगा। ठीक है, क्या होता है, यूनिट नहीं होता है, क्योंकि आप जानते हैं स्ट्रेन जो होता है यूनिट लेस होता है। ओके, तो दोस्तों उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। तो दोस्तों इस लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं, अब बहुत ही जल्द मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।